बिहार नीट यूजी काउंसलिंग 2021 एकेडमिक सेशन के लिए शुरू हो चुकी है। ऐसे में बिहार की जो एडमिशन की प्रक्रिया है यह दूसरे राज्यों से अलग है। विस्तार से देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने आप को एलिजिबल रखते हुए काउंसलिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं। कंप्लीट शेड्यूल देखेंगे राउंड 1 और 2 का। सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस की सीट मैट्रिक्स के बारे में बताऊंगा और फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर। आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं काउंसलिंग शेड्यूल से। राउंड 1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 जनवरी से शुरू हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है वो 22 जनवरी रात 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन का है और 22 जनवरी को रात 11:59 तक फॉर्म की फीस पेमेंट करने का है। एडिटिंग के लिए 23 जनवरी का समय दिया गया है। 24 जनवरी को मेरिट लिस्ट आ जाएगी। अगर बात करें चॉइस फिलिंग की, तो जो चॉइस फिलिंग है वो संभावित है कि 26 या 27 जनवरी से शुरू होगा। राउंड 1 का जो अलॉटमेंट है वो 1 फरवरी को आ सकता है। वहीं आपको एडमिशन ऑर्डर जो डाउनलोड करना है वो 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में करना है और इसी दौरान आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होते हैं। ऐसे में राउंड 2 में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करने का मौका भी नहीं मिलता है। तो राउंड 2 के लिए जो अलॉटमेंट है वो 10 फरवरी को आ सकती है और 10 फरवरी से 13 फरवरी तक आप एडमिशन ऑर्डर डाउनलोड कर सकते हैं और 13 फरवरी तक आप कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं। तो ये संभावित शेड्यूल है बिहार की राउंड 1 और राउंड 2 की काउंसलिंग का। आगे के शेड्यूल अभी जारी नहीं हुए हैं, जैसे ही जारी होंगे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आइए अब 2021 एकेडमिक सेशन के लिए बिहार में गवर्नमेंट की सीट्स कितनी हैं इसे डिटेल्स में देख लेते हैं। इस बार कुल 11 कॉलेज हैं, टोटल 1390 सीट्स हैं, लेकिन इन 1390 सीट्स में से 26 सीट्स जो हैं ये सेंट्रल पूल कोटे की हैं और 208 सीट्स जो हैं ये ऑल इंडिया कोटे की हैं। 35 सीट्स जो है वो आईपी कोटे की है, यानी कि ईएसआईसी का जो कोटा होता है। अगर इन सारी सीटों को घटा देते हैं तो 1121 सीटें जो हैं वो स्टेट कोटे में अवेलेबल होंगी। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात करें, प्राइवेट कॉलेजेस की संख्या 8 हो गई है। इन 8 कॉलेजेस में 1050 सीटें हैं। इनमें से 158 सीट्स जो है वो एनआरआई कैटेगरी की है। वहीं मुस्लिम माइनॉरिटी की 150 सीटें हैं और सिख माइनॉरिटी के लिए 30 सीट्स हैं। इस तरीके से देखा जाए तो कुल 712 अनरिजर्व सीट्स हैं, जिसपे बिहार राज्य के कैंडिडेट के साथ साथ दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी बराबर की भागीदारी रखते हैं, यानी कि वो भी काउंसलिंग में अप्लाई करके इन सीटों पे एडमिशन ले सकते हैं। बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस की 100% सीट्स जो हैं ये ओपन कैटेगरी की हैं, यानी कि दूसरे राज्य के कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई करेंगे और किसी भी तरीके का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है, चाहे आप बिहार के मूल निवासी हो या फिर बाहरी राज्य के हो। प्राइवेट कॉलेज में किसी तरीके का रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन का लाभ बिहार के राज्य के मूल निवासियों को सिर्फ सरकारी कॉलेज में मिलता है और यह रिजर्वेशन कितना है एक नजर इस पर भी डाल दें। स्टेट कोटे की कुल सरकारी सीटों का 16% अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 1% अनुसूचित जनजाति के लिए। ओबीसी जो कैटेगरी है वो बिहार में डिवाइड हो जाती है बीसी और ईबीसी कैटेगरी में। तो जो बीसी की कैटेगरी है इसके लिए 12% का आरक्षण है, वहीं ईबीसी के लिए 18% का आरक्षण दिया गया है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 10% का आरक्षण है, वहीं आरसीजी कैटेगरी जो है इस कैटेगरी के लिए 3% सीट्स जो हैं वो आरक्षित हैं। इस तरीके से इन तमाम रिजर्वेशन को अगर हटा देते हैं तो 40% सीट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अवेलेबल होती है। आइए अब जानते हैं कि बिहार का टोटल जो प्रोसीजर है वो कैसा है। यह दूसरे राज्यों से अलग है। ऐसे में आपके लिए इसे विस्तार से जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आपको इन एलिजिबल कर सकती है या फिर 2 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है अगर आप प्राइवेट कॉलेज भी ऑप्शन में रखते हैं। कैसे, ये आगे मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। तो शुरुआत होती है रजिस्ट्रेशन से। वेबसाइट पे जो लिंक दी हुई है उस पे जाके आप रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया फिलहाल शुरुआत में नहीं होती, यह अलॉटमेंट के बाद होती है। तो आप इंतजार करेंगे चॉइस फिलिंग करने के लिए। चॉइस फिलिंग के भी कुछ नियम है। कम से कम आपको एक चॉइस जरूर फिल करनी है। अगर आप चॉइस फिल एक भी नहीं करते हैं तब आप आगे के राउंड के लिए इन एलिजिबल हो जाएंगे। दूसरी दिक्कत चॉइस फिलिंग के साथ ये है कि आपको राउंड 1 और राउंड 2 के लिए एक ही चॉइस फिलिंग करनी है, यानी कि राउंड 1 में जो आप चॉइस फिलिंग करेंगे वही राउंड 2 में भी कंसीडर होगी। राउंड 2 में आप अपने चॉइसेस में फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे उन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो जाती है जो कि बॉर्डर लाइन पर हैं,
यानी कि जिनको आगे के राउंड में चल के सरकारी कॉलेज मिलने की भी उम्मीद है, लेकिन उनके लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि शुरुआत में वो प्राइवेट कॉलेजेस को ऐड करें या फिर न करें। ऐड करने का क्या नुकसान है, यह आपको आगे की प्रक्रिया जानने के बाद आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर चॉइस फिलिंग होती है। चॉइस फिलिंग करने के बाद आप अलॉटमेंट का इंतजार करते हैं। जब अलॉटमेंट आती है तो उसके बाद आप अपने अकाउंट को लॉग इन करते हैं। अगर आपको सीट वहां पर अलॉट हुई है तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करने का, अगर आपको कोई सरकारी सीट मिली है। जब आप डाउनलोड करेंगे वहीं पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपग्रेडेशन का, यानी कि आप राउंड 2 में उससे और बेहतर कॉलेज के लिए प्रयास करना चाहते हैं। तब आप इस अपग्रेडेशन के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और उसके बाद आप अपना जो प्रोविजनल एडमिशन लेटर है इसे डाउनलोड कर लेंगे। उस डाउनलोडेड एडमिशन लेटर पर एक नोडल सेंटर का नाम होगा। अब आपको उस नोडल सेंटर पे उस डाउनलोडेड एडमिशन लेटर के साथ और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसके साथ, इसके साथ साथ जो तैयार डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब को लेकर पहुंचना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। वहां पे आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस दे दिए जाएंगे और साथ में दी जाएगी एक वेरिफिकेशन स्लिप, जिसे आपको अच्छे से संभाल कर रखना है। अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है और आप प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड नहीं करते हैं, तब क्या होगा, आपकी आगे की एलिजिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि आगे के राउंड्स में आप हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको राउंड 1 में अगर कोई सीट मिलती है और आप नॉन रिपोर्टिंग रह जाते हैं, तब आगे की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपको प्राइवेट की सीट मिलती है तब क्या करना है, प्राइवेट की सीट अलॉट होती है तो वहां पे ऑप्शन आता है एक एडमिट ऑर्डर डाउनलोड करने का। उस ऑर्डर को आप डाउनलोड करते हैं तो जो भी प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट हुआ होता है वहां पे आपको विजिट करना होता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वहां पे वेरिफिकेशन होता है। इसके साथ साथ आपको 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट कैरी करना पड़ता है, जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BCEC बोर्ड के नाम से होता है, और यह डिमांड ड्राफ्ट आपको वहां पे जमा कर देना होता है। आप अपग्रेडेशन का विकल्प भी चुन सकते हैं और इसके बाद आप राउंड 2 के लिए इंतजार करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें की राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं मिलती है वो भी राउंड 2 का इंतजार करेंगे। चॉइस फिलिंग ऑलरेडी वो राउंड 1 में कर चुके हैं, राउंड 2 में कोई भी चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई सीट अलॉट हुई है और आप प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड नहीं करते हैं, तब क्या होगा, आपकी आगे की एलिजिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, यानी कि आगे के राउंड्स में आप हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो आपको राउंड 1 में अगर कोई सीट मिलती है और आप नॉन रिपोर्टिंग रह जाते हैं, तब आगे की काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपको प्राइवेट की सीट मिलती है तब क्या करना है, प्राइवेट की सीट अलॉट होती है तो वहां पे ऑप्शन आता है एक एडमिट ऑर्डर डाउनलोड करने का। उस ऑर्डर को आप डाउनलोड करते हैं तो जो भी प्राइवेट कॉलेज आपको अलॉट हुआ होता है वहां पे आपको विजिट करना होता है अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वहां पे वेरिफिकेशन होता है। इसके साथ साथ आपको 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट कैरी करना पड़ता है, जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BCEC बोर्ड के नाम से होता है, और यह डिमांड ड्राफ्ट आपको वहां पे जमा कर देना होता है। आप अपग्रेडेशन का विकल्प भी चुन सकते हैं और इसके बाद आप राउंड 2 के लिए इंतजार करेंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें की राउंड 1 में कोई भी सीट नहीं मिलती है वो भी राउंड 2 का इंतजार करेंगे। चॉइस फिलिंग ऑलरेडी वो राउंड 1 में कर चुके हैं, राउंड 2 में कोई भी चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं राउंड 2 की। जैसा कि मैंने पहले कई बार बताया कि राउंड 2 में कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई भी फ्रेश चॉइस फिलिंग नहीं है। तो राउंड 1 होने के बाद जो वैकेंट सीट है इसकी मैट्रिक्स जारी करेगी सरकार और उसके बाद अलॉटमेंट आ जाएगा। अगर आपको कोई सरकारी सीट मिलती है तो वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। आप वहां से अपना प्रोविजनल एडमिशन लेटर डाउनलोड करेंगे, जो नोडल सेंटर मेंशन होगा वहां पे जाके आप रिपोर्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपके एडमिशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही अगर प्राइवेट का कोई कॉलेज अलॉट होता है तो एडमिट ऑर्डर डाउनलोड करने के बाद आप सीधे उसी कॉलेज को रिपोर्ट करेंगे, वहीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वहीं पे जो फीस है वो जमा हो जाएगी। अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि अगर राउंड 1 में आपको कोई प्राइवेट कॉलेज मिला था और आपने 2 लाख रुपए वहां पे जमा कर दिए थे, राउंड 2 में आपको अपग्रेडेशन होती है या फिर नहीं होती है। अगर आप एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो इस परिस्थिति में वो जो 2 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट आपने राउंड 1 के समय में जमा किया था प्राइवेट कॉलेज के लिए, वह सरकार जब्त कर लेगी और इसके बाद आप आगे के राउंड्स के लिए एलिजिबल भी नहीं रहेंगे। इसीलिए आपको सोच समझ के निर्णय लेना है कि राउंड 1 में आपको चॉइस फिलिंग कौन कौन सी करनी है।
एक और जरूरी बात पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यह जो मैं नियम बता रहा हूं यह 2020 की काउंसलिंग पर आधारित है। 2021 के लिए जो नियम है यह अभी नहीं आए हैं। अगर नए नियम आएंगे और कुछ बदलाव होगा तब आपको दोबारा चेक करना होगा। मैं रिसेंट वीडियो उस समय अपलोड कर दूंगा। अब बात करेंगे मॉप अप राउंड की। जो मॉप अप राउंड होता है बिहार में यह ऑफलाइन होता है और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि मॉप अप राउंड में हर एक स्टूडेंट को फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। यानी कि इस बात से कोई भी मतलब नहीं है कि आपने राउंड 1 में बिहार में रजिस्ट्रेशन किया था या फिर नहीं किया था। मॉप अप राउंड में हर एक स्टूडेंट को फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा। मॉप अप राउंड ऑफलाइन होगा। पटना में है ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, प्योरली मेरिट के बेसिस पर होती है। और एक बात और यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पे आपको एक निश्चित अमाउंट का डिमांड ड्राफ्ट ले जाना पड़ता है। 2020 की अगर बात करें तो 12 लाख रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन BCEC बोर्ड के नाम पर बनाना था वह लेकर जाना था। 2021 में जब मॉपअप की नोटिफिकेशन आएगी तो वहां पे अमाउंट मेंशन होगा और यह डिमांड ड्राफ्ट लेकर ही आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मॉप अप राउंड के बाद भी अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो स्टे मॉप अप राउंड कंडक्ट होता है। हालांकि बहुत कम ही सीटें खाली होती हैं क्योंकि मॉप अप राउंड ही ऑफलाइन हुआ करता है। ऐसे में आप में से कई सारे छात्रों का प्रश्न होता है कि ऑल इंडिया कोटे के साथ बैलेंस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको यह ध्यान देना है कि ऑल इंडिया कोटे में राउंड 2 में एडमिशन लेने के बाद आप किसी भी जगह की कोई काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं। तो यह आप पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे राउंड 1 के बाद कि आपको सीट ऑल इंडिया कोटे से लेनी है या फिर बिहार राज्य से लेनी है। हालांकि बिहार की स्टेट काउंसलिंग में छात्रों को यह मौका जरूर दिया जाता है कि अगर उन्हें ऑल इंडिया कोटे के राउंड 1, 2 या फिर मॉप अप राउंड में कोई सीट मिली है तो वह अपनी बिहार में अलॉटेड सीट से त्यागपत्र दे सकते हैं। इससे संबंधित जो नियम है वो समय समय पर वेबसाइट पर प्रदर्शित होते रहते हैं, उस वेबसाइट पे जहां से बिहार की काउंसलिंग होती है। बात करें अगर फीस स्ट्रक्चर की तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो फीस है वो सालाना 10,000 रुपए से शुरू होकर मैक्सिमम 1,30,000 रुपए तक है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो 2020 के कंपैरिजन में ज्यादातर कॉलेजेस की फीस जो है वो बढ़ गई है। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, लेकिन कॉलेज ने जिस फीस का दावा किया है वह किसी कॉलेज का मैं आपको दिखा देता हूं। प्राइवेट कॉलेजेस की अगर बात करें तो 2 नए प्राइवेट कॉलेज हैं बिहार में इस बार। राधा देवी मेडिकल कॉलेज है और श्री नारायणा मेडिकल कॉलेज है। तो इन दोनों कॉलेजेस की जो फीस है यह अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है। पुराने कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो जो सबसे कम बजट का प्राइवेट कॉलेज अभी बिहार में मौजूद है वह है माता गुजरी देवी, जिसकी ईयरली फीस 8,38,000 रुपए है। 4.5 साल तक ये फीस देनी है। हॉस्टल की फीस 5.5 साल देनी है। अदर चार्जेस भी हैं। जो टोटल पैकेज है वो 60,71,000 का होता है। यह जो डिटेल्ड फीस स्ट्रक्चर है यह मैं अपने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बात करें नारायणा मेडिकल कॉलेज सासाराम की तो इनकी जो ईयरली फीस है यह बढ़ के 10,38,000 रुपए हो गई है। हॉस्टल और मेस जो है ये 3 लाख रुपए का है। इस हिसाब से अदर चार्जेस मिला के अगर टोटल पैकेज कैलकुलेट करते हैं तो ये 67,46,000 का होता है। कटिहार मेडिकल कॉलेज की फीस भी बढ़ गई है 2021 में। ईयरली फीस अब इनकी 9,35,000 रुपए होगी। अदर चार्जेस और हॉस्टल अगर मिला देते हैं तो ये 64,47,500 का टोटल पैकेज होता है। और बात करें मधुबनी मेडिकल कॉलेज की तो यहाँ पे फीस अपडेट नहीं हुई है। पुरानी फीस के हिसाब से 82,25,000 का पैकेज है। लॉर्ड बुद्धा कोसी की भी पुरानी फीस 2020 की जो है उसके हिसाब से जो पैकेज है वो 60,28,500 है, लेकिन इसके बढ़ने की संभावना है। 2021 की फीस अभी तक नहीं आई है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज भेटा जो कि 2020 का कॉलेज है, इसकी ईयरली फीस 15,50,000 रुपए है। 2021 का जो टोटल पैकेज है ये 88 लाख रुपीस टोटल रहेगा। तो यह थी फीस की जानकारी। अगर 2020 की कट ऑफ जानना चाहते हैं या फिर 2021 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक जरूर करें। रही बात प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ की तो जो जस्ट क्वालिफाइड भी होंगे उनको बिहार के नए कॉलेजेस में एडमिशन लेने का मौका जरूर मिलेगा। इसके अलावा पेड काउंसलिंग की सहायता लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद। नीट काउंसलिंग से जुड़ी पूरी जानकारी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स, MBBS, BDS, BAMS एवं अन्य मेडिकल कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस, डेटा एंड ट्रेंड एनालिसिस और टॉप कॉलेज की संपूर्ण जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब करें ओम एजुकेयर चैनल को और पाएं सटीक और विश्वसनीय जानकारियां।